अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में है? भाई मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप अच्छा सोचते हैं, मज़े में रहते हैं तो लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है। और लाइफ अच्छा करने के लिए ना अच्छी अच्छी बातें करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज हम शो का आगाज़ करते हैं आर्ट से, यानी कल्चर से। तो भाई पूरी दुनिया में जो है, दुनिया में आलमी सतह पर, आलमी तौर पर थिएटर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड थिएटर डे। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि इस दिन के जो आर्ट के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी पॉजिटिविटी होती है, उसको उजागर किया जाए। तो दुनिया भर में थिएटर का आलमी दिन, थिएटर की तारीख 2500 साल पुरानी है। और टोनी अवार्ड जो है थिएटर के सबसे बड़े अवार्ड समझे जाते हैं। शेक्सपियर ने अपने नाटक में, अपने ड्रामों में 1700 नए इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए। थिएटर की शुरुआत कदीम यूनान से हुई। वर्ल्ड थिएटर डे का मकसद लोगों में थिएटर की अहमियत को उजागर करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर क्या है? नेक्स्ट खबर ये है ओलंपिक के हवाले से भाई। और ओलंपिक में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये खबर कुछ अलग है। और ये खबर कुछ इस तरह से है कि ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, यानी आईओसी ने बड़ा फैसला करते हुए 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की खवातीन मुकाबलों में शिरकत के लिए जेंडर टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। जी हाँ, अब जेंडर के हवाले से भी वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। और आईओसी का कहना है कि ओलंपिक मुकाबलों में खवातीन की कैटेगरी में सिर्फ बायोलॉजिकल खवातीन को शिरकत का हक होगा। एक बार होने वाला जनियाती टेस्ट एथलीट की पूरी जिंदगी के लिए मौसर होगा। आलमी कमेटी का कहना है कि SRY जीन मुस्बत आने वाले एथलेटिक्स खवातीन कैटेगरी के लिए नाअहल होंगे, जबकि ताहम जो गैर मामूली तिब्बी सूरत हाल वाले और IOC वाले एथलीट्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने कहा है कि नई पॉलिसी का इतलाक 2028 ओलंपिक से होगा। SRY मुस्बत एथलेटिक्स मर्द, मिक्स या ओपन कैटेगरी में हिस्सा ले सकेंगे। ये भाई रूल्स आ गए नए, जो कि हमने आपके साथ में शेयर किए हैं। और भाई होता कुछ इस तरीके से है कि ज़िंदगी में अगर आप कोशिश करें और नाकाम हो जाएं तो उससे आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए। इसी का नाम तो ज़िंदगी है, क्योंकि ट्राई अंटिल सक्सेस। जब तक आप कामयाब ना हो, कोशिश जारी रखें, बिल्कुल इस शख्स की तरह जिसने 139 बार ड्राइविंग टेस्ट दिया और फिर बिलाखिर अब वो पास हो ही गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोलैंड में एक नौजवान के हवाले से। और ये जो नौजवान है, ये 9 साल जो है इसने नाकाम कोशिश की कि इसने ड्राइविंग टेस्ट जो है उसको उसका टेस्ट दिया, फिर ये नाकाम हो गया, लेकिन अब फाइनली 139वीं बार जो है ये पास हो गया। और इसके हवाले से फिर लोग बड़े हैरान हुए, तो ये खबर बाहर आई, तो ये जो बात है, ये जो इसकी इतनी दफ़ा इसने कोशिशें की ना, ये हो गई जनाब वायरल। तो पोलैंड में दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह जो ड्राइविंग सीखने वाले जो है ना, उनको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो इसने बहुत ट्राई की, लेकिन ये एक मिसाल बना उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं। तो आपने हिम्मत जो है वो नहीं हारनी है, और बिल्कुल नहीं हारनी है, क्योंकि अगर हिम्मत हार गए तो बाकी काम कैसे होंगे। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम हो गया है ऑसम, और ये ऑसम मौसम जो है, इसमें बार बार पेशगोई की जा रही है कि धुआंधार बारिशें हो सकती हैं, मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि परसों हमने देखा था कि बूंदाबांदी हो रही थी। अब जो आज का मौसम है वो कुछ इस तरह से है कि मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, यानी आज का वेदर ड्राई हो सकता है। अच्छा, शहर में जो दिन के औकात हैं उसमें तेज़ धूप के बाद जो है वो मौसम गर्म रहेगा। कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हवा में जो नमी का तनासुब है वो है 80%। तो ये हो गया है जी मौसम। और अब जाएंगे हम ब्रेक पे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक रेमेडी बड़ी ज़बरदस्त, जो कि आपके आंखों के हल्के यानी डार्क सर्कल्स जो है उनको ख़त्म करने में मदद देगा। और ये 2 रेमेडीज़ हैं पैरेलल, और आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं बादाम का तेल, और साथ में आप यूज़ कर सकते हैं टमाटर का रस। ये दोनों अलग अलग रेमेडीज़ हैं, लेकिन जिसको जो सूट करे वो उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करे। अब आप बादाम का तेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और रोज़ाना रात को बादाम का तेल आंखों के नीचे, जहाँ पर गहरे स्याह हल्के हैं, वहाँ लगाएं। और इसके अलावा फिर 15-20 मिनट लगाने के बाद अगर आप धोना चाहते हैं, वॉश करके सोना चाहते हैं तो सो जाएं। फिर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें आंखों के नीचे, नहीं तो आप बादाम का तेल आंखों के नीचे लगा कर अगर सो जाते हैं, या ये रेमेडी आप 15 से 20 मिनट में करते हैं, जिनको कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो, वो यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली टमाटर का रस भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप टमाटर का रस जो है दिन में एक दफ़ा 15-20 मिनट के लिए लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये तमाम रेमेडीज़ आप जब करें जब आपको पता हो कि आपकी स्किन पर इससे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे लोगों को टमाटर का रस या टमाटर से प्रॉब्लम होती है और इनकी स्किन पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो तमाम लोग जिनको इन रेमेडीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़रूर अप्लाई करें। 30 डेज़ तक ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह उनकी जो आंखों के हल्के हैं वो गायब हो जाएंगे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें।
वेलकम बैक। कुछ फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। फिट रहना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। अच्छा फिटनेस ट्रेनर मिल जाना भी ना किसी नेमत से कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिम भी जा रहे होते हैं, उनके ट्रेनर भी होते हैं और बहुत टाइम तक वो ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना वो इंसान को आगे लेके जाती है। यानी अगर आपने एक दिन कोई काम कर लिया है, एक दिन आपने ज़्यादा अच्छा जिम कर लिया है, एक दिन आपने ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज कर ली है, तो नेक्स्ट डे अपना ही मुकाबला खुद के साथ करें कि नेक्स्ट डे उससे अच्छा आपने एक्सरसाइज करनी है, नेक्स्ट डे आपने अच्छा प्लान करना है। अब यूजुअली क्या होता है कि एक तो ट्रेनर अच्छा मिल जाना ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, किसी नेमत से कम नहीं है। फिर दूसरा ये कि आप खुद का मुकाबला खुद के साथ रखें, ज़िंदगी आपको बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन जब आप खुद का मुकाबला सेलिब्रिटीज़ से रखते हैं, खुद का मुकाबला आप किसी ऐसे शख्स से रखते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा फिट है, तो फिर कभी भी आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप प्रोग्रेस अपने साथ अपने लिए करते हैं। उसके बाद आप वो लेवल रीच करते हैं जब आप अपना मुकाबला किसी और से कर सकते हैं, किसी ख़ास जगह पर पहुंच के। लेकिन हमारे यहाँ पर एंजाइटी है, डिप्रेशन है और टेंशन है कि किसी तरह वज़न कम करना है, किसी तरीके से फिट रहना है, मगर कैसे? इस पर बात करते हैं फिटनेस ट्रेनर उज़मा अली से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उज़मा, ये बताएं कि फ़िटनेस जो है उसका सीक्रेट क्या है? अब जिस तरह से मैंने कहा ना कि लोग बहुत लंबे लंबे सेशंस भी लेते हैं, लोग इस हवाले से बिल्कुल। लेक्चर्स भी सुनते हैं कि वज़न कैसे कम किया जाए, फिट कैसे रहा जाए, जिम भी जाते हैं, लेकिन फिर एक मखसूस टाइम के बाद वापस से वेट गेन कर लेते हैं। तो ज़रा बताएं कि फ़िट कैसे रहा जाए और लॉन्ग टर्म में अपने लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी रखा जाए? अच्छा देखिए, सबसे पहले जो आ जाता है ना वो आ जाता है कंसिस्टेंसी। सही, हम्म। कंसिस्टेंसी इज द की। हम्म। अगर आप एक दिन फिट रहने के लिए अपनी कोशिश करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, तो आप नहीं रह सकते। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट ये है कि आप फौरी फिट नहीं हो जाएंगे। एक लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए आपको टाइम लगता है और फिर उस लाइफ स्टाइल को कैरी ऑन करें। आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जब भी अपना सकते हैं जब आप कंसिस्टेंट रहें और उसको फॉलो करते रहें। एक या दो दिन की बात नहीं है, बात यह है कि हमेशा के लिए आपको एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है और उस पे ही चलना है आगे। अच्छा उज़मा, आप जिस तरह से कंसिस्टेंसी की बात करिए ना कि एक ही हम्म। लाइफस्टाइल अपनाना है, फिर उसी को लेके आगे चलना है, तो कंसिस्टेंसी कैसे रखें? कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो ख़वातीन के लिए आसान होती हैं और वो उसको लॉन्ग टर्म में कर सकती हैं? क्योंकि वो एक वक्त में जब वज़न कम करने का जुनून सबके सर पे चढ़ा होता है ना, तो वो फिर हर तरह के एक्सरसाइजेज भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर डाइट भी कर लेते हैं, फिर दोबारा बिल्कुल। जो है वो वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइजेज कौन सी हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलें? और फिटनेस का राज क्या है? मतलब खाना पीना क्या चाहिए, क्या हेल्दी रूटीन रखनी चाहिए? देखिए, कोई भी एक्सरसाइजेस जो आप अपने घर में इजीली कर सकते हैं वो हाँ। आप कर सकते हैं। लाइक जंपिंग जैक्स हैं, स्क्वाट्स हैं, लंजेस हैं। कोई भी एक्सरसाइज आप फ्लोर पे कर सकते हैं। आप डंबल्स का एक पेयर रख लें अपने पास। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी घर पे कर सकते हैं। तो कोई ऐसी मत नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। ठीक है, आप अपने घर पे रहते हुए सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। कोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप फ्लोर पे लेट जाएं, आपके पास कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप क्रंचेस करें, आप लेग रेजेस करें, आप नी रेजेस करें। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हेल्दी रहने के लिए मस्ट है। इसके साथ साथ आप वॉक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप 30-40 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। यानी मूवमेंट रखनी है आपको। बेसिकली बात ये है कि आप एक्सरसाइजेज नहीं भी कर पा रहे तो अपनी बॉडी को मूव रखें, वॉक करते रहें और घर में बेसिक एक्सरसाइज करते रहें। उसके साथ आ जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल में मूवमेंट के साथ हेल्दी, यानी आपने डाइट भी अच्छी लेनी है। यानी हम्म। न्यूट्रिशन जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। हम्म। उसमें प्रोटीन का इंटेक करें, आप कार्ब्स कट डाउन करें। कार्ब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जीरो कर दें, आप कार्ब्स कट डाउन करें। उसके साथ अपने वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना है। आपकी स्लीप बहुत मैटर करती है हम्म। कि आप कितने घंटे सो रहे हैं, कब सो रहे हम्म। हैं। तो ये सारी चीजें लेकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाया जाता है जो कि फिर आगे आपको फॉलो करना होता है कि यस, ये मैं अपने ये लाइफस्टाइल को लेके आगे चलूंगा तो हम्म। मैं फिर फिट रह सकूंगा। और कंसिस्टेंसी इसी तरह आएगी जब हम्म। आप अपने आप को देखते हैं ना कि आप कुछ कर रहे हैं और उससे आप अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं आपकी बॉडी पे, तो हम्म। आपको खुद ही एक मिलता है और आप खुद ही फिर उसको कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं कि यस, फिर उसको लेके चल। सही। अच्छा उज़मा, इससे पहले भी हम कई दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं कि ख़वातीन जो हैं वो जब जिम जाती हैं तो एक टाइम के लिए गई फिर छोड़ दिया, ज़्यादातर हम्म। इन्फ्लुएंस होके जाती हैं, ज़्यादातर शायद दूसरों से मुतासिर होके जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ये जो होता है ना किसी बिल्कुल। दूसरे को देख के ये कह देना कि हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, ये सफ़र तय करने में कितनी मुश्किलात हैं, कितना टाइम लगता है और किस तरीके से सफ़र ये तय करना चाहिए कि अगर आप फिट होना चाहते हैं,
कोई रोल मॉडल है हाँ। आपका, तो उस रोल मॉडल की स्ट्रगल भी तो देखनी चाहिए ना कि उसने कितनी स्ट्रगल की है। ओवर द नाइट कैसे वजन कम हो जाता है? देखिए किसी किसी को देख के अच्छा कुछ लेना अच्छी चीज है, बट लेकिन ये करना कि मैं उस जैसा हो जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, आप हाँ, हो सकता है उससे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उस जैसे नहीं हो सकते। हाँ, हर बॉडी हाँ, टाइप अलग है, हाँ, हर बॉडी अलग है, ठीक है। मैं ये अगर कहूँ कि मुझे इस तरह होना है, मुझे इस जैसा होना है, आप हाँ, नहीं हो सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रेजुअली अपने आप को फिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रातों रात किसी की तरह हो सकते हैं, बल्कि आप किसी की तरह हो ही नहीं सकते। हर ह्यूमन बीइंग अलग है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग बनाया है, ठीक हाँ, है। हाँ, आप जैसे हैं उसको आप बेटर कर सकते हैं हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के। उसमें ये होता है कि आप मॉडल जैसे नहीं बन सकते, लेकिन आप किस तरह से इसको फिट रह सकते हैं कि जब आप जाहिर है वेट लॉस करते हैं, आप एक अच्छे, जब आपका वेट लॉस होता है तो जाहिर है स्किन भी बेटर हो रही होती है, और बहुत सारी चीजें, आपके हार्मोनल प्रॉब्लम बेटर हो रहे होते हैं। आप खुद ब खुद एक अच्छा फील अपने आप में देखते हैं कि यस मेरी बॉडी अच्छी हो गई है, मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो ये चीज है कि आप बेटर हो सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करें। आप अपना वर्कआउट करें, अपनी डाइट करें और अपने मतलब फिट रहें, लेकिन किसी से अपनी बॉडी को कंपेयर नहीं करें कि मैं इस जैसा हो जाऊंगी या नहीं। हाँ, हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि यार मुझे भी फिट होना है, इसको देख के हाँ। आप वेट हो सकते हैं, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं कि यार मुझे बिल्कुल ऐसे ही हो जाना है। ये चीज सही नहीं। सही। अच्छा उज़मा, ये जिस तरह से आपने कहा ना कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, वहीं ये बताएं कि हम्म। कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म में ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी हैं, जिसकी बेहतरीन नताइज हैं। वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि ख़ातून को फ़िट रखती हैं लॉन्ग टर्म, और इसके अलावा कौन सी ऐसी डाइट है जो कि जिम के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान लेनी चाहिए थ्रू आउट? अच्छा देखिए, एक्सरसाइजेस जो मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज करती हैं, वो सारी एक्सरसाइजेस हैं। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप वार्म अप करते हैं, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है सिर्फ वार्म अप से ही, ठीक है। वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग पे आएंगे, और वर्कआउट जैसे ही आप शुरू करते हैं, आपका जाहिर है हार्ट रेट अप होता है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ आ जाते हैं डाइट पर। डाइट जब भी आप करना शुरू करें, तो डाइट में मैंने अभी आपको बताया कि डाइट को आपने कैसे रखना है, कि आपने प्रोटीन का इंटेक ज्यादा रखना है। जब भी आपको वेट लॉस करना है, आपने ये सोच लेना है कि आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे, जब भी आपका वेट लॉस होगा, वरना आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। कैलोरीज का इंटेक किस तरह से आपने करना है, कैलोरीज का इंटेक इस तरह से करना है कि आपने प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेना है, लेकिन उनको किस तरह से लेना है, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये आपने देखना है। यानी आपकी प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए आपकी डाइट में, डेली डाइट। सही है। मॉर्निंग में भी जो मील ले रहे हैं, आफ्टरनून में ले रहे हैं, इवनिंग में ले रहे हैं, 3 मील्स मस्ट है। ये नहीं करें कि आप मील्स को स्किप करें। जब मील्स स्किप करते हैं तो आपको फिर ज्यादा मतलब क्रेविंग होती है, फिर ज्यादा आप उसको जब थोड़ी देर बाद ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 3 मील्स लें, वाटर इंटेक करें, और उसमें ये रखें कि प्रोटीन का इंटेक बार बार मैं ये कह रही हूँ कि ज्यादा करें। कार्ब में यानी रोटी चावल इस चीजों को आपको कट डाउन करना है, शुगर कट डाउन करनी है, फ्राइड आइटम्स कट डाउन करना है। तो ये चीजें आप अपनी डाइट से कट डाउन करेंगे और हेल्थी चीजें खाएंगे, तो उससे खुद ब खुद आप एक बेहतरी फील करना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ डिटॉक्स करें बॉडी को, डाइट अच्छी लें, उसके साथ वाटर इनटेक करें। 3 लीटर्स 4 लीटर्स डेली रिकमेंडेड है कि आपने पानी पीना ही पीना है। तो उससे ये होगा कि आपका जो मतलब ब्लोटिंग वगैरह है वो भी खत्म हो जाती है, और आप एक अच्छी उसकी तरफ चले जाते हैं। सही। अच्छा, हेल्दी नाश्ता ब्रेकफास्ट के हवाले से बताएं कि किस तरह से होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऑल्टरनेटिव डेज पर लेनी चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, ताकि लोग सबसे फिट रहें। पहले तो ये जी जी, ये जो पराठे खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, ये नहीं खाने चाहिए। और ये अच्छा। ब्रेड और व्हाइट हाँ। ब्रेड और चाय लेकर जो नाश्ता सबका हो जाता है, अंडे पराठे, ये सब खत्म कर देना चाहिए। अच्छा। आपको बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं, आप उनका ऑमलेट बना सकते हैं, आप मल्टीग्रेन ब्रेड लें, आप ब्राउन ब्रेड ले लें, सही है। हाँ, उसके साथ आप क्या करते हैं, ओट मील ले सकते हैं, आप ओट मील डेजर्ट बना सकते हैं। उसमें हाँ। आप शुगर मत ऐड करें, आप उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके नट्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। यानी कभी आपने एग्स ले लिए, कभी हाँ। आपने ओट मील पे चले गए, ठीक है। उसमें आप डेट्स ऐड कर सकते हैं। यानी आपने हेल्दी चीजों की तरफ जाना है। आपने ये जो पराठे अंडों के ऑप्शंस हैं, इनको मतलब इस तरह फ्राइड चीजें आपने मॉर्निंग में उठते ही आप कार्ब्स का इंटेक कर लेते हो। व्हाइट ब्रेड और चाय के साथ आपने मोस्टली देखा होगा, व्हाइट ब्रेड ले लिया आपने, या तो आपने पराठे खाने हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपको खत्म करने हैं अपनी लाइफ से, तो वही आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हो सकता है। और ब्रेकफास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो ब्रेकफास्ट स्किप करके डायरेक्ट लंच पे जाते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए। ये देखें, जितना अच्छा ब्रेकफास्ट होगा आपका, इतना ही हेल्दी आप रहेंगे और इतना ही ज्यादा फुल फील करेंगे अपने आप। अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, तो हाँ। आपको फिर ये होता है कि आपने मतलब डाइट सही नहीं ली है, आपको फिर बार बार ये होता है, फिर आप जो नेक्स्ट मील लेते हैं बहुत हैवी कर लेते हैं अपना। सही। अच्छा, और वाटर इनटेक किस तरह से, क्योंकि थ्रू आउट क्या इसमें
नीम गर्म पानी पीना चाहिए, टैप वाटर पीना चाहिए, या पानी का इंटेक किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, पानी का इंटेक तो 3 टू 4 लीटर्स है, ठीक है? हम्म। इसमें ये ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है, ये आपने नॉर्मल पानी हाँ, ले सकते हैं, सही। ठीक है? लेकिन वार्म वाटर जो आप कह रहे हो, वार्म वाटर हम रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह उठ के लें, ठीक है? तो जितनी अच्छा। ब्लोटिंग वगैरह हो रही होती है, कुछ लोग चिया सीड्स में डिप कर देते हैं रात को, उसको लेते हैं वार्म वाटर गर्म हाँ करके। लेकिन हाँ आपने लेमन डाल के, अगर आपको मतलब कोई एसिडिटी इश्यूज नहीं है, तो आप मॉर्निंग में हाँ एसिडिटी की अगर नहीं है, तो लेमन ले सकते हैं आप गर्म हाँ पानी में, वरना गर्म पानी नॉर्मली भी आप पी लें मॉर्निंग में उठ के, हाँ। तो अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, आपकी प्रोटीन के लिए। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया उज़्मा, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छी अच्छी वो हमारे साथ में शेयर की। और बात यही है कि भाई आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करें। और सुबह जब आप उठते हैं तो जैसे उज़्मा ने आपको बताया कि आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीना है, लेकिन उसके बाद फिर थ्रू आउट आपने टैप वाटर पीना है, नाश्ता अपना स्किप नहीं करना है, अच्छी ग़िज़ाएँ लेनी है और अच्छा सोचना है। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी है उनसे आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। करंट सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके तनाजुर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। और एक और एहतजाज है जो कि रिकॉर्ड कराया गया है, और ये एहतजाज जो है सदर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन आबिदुल्ला आफरीदी साहब की जानिब से कराया गया है। इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या पॉइंटर्स हैं, अब तक क्या पेशरफ्त हुई, इस पर बात करने के लिए इन्होंने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, बहुत शुक्रिया शो के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम मोहतरमा। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता, आपने हम लोग का टाइम दे दिया और हम लोग का बात आगे पहुंचाते, मेहरबानी, शुक्रिया। जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या पॉइंटर्स हैं आपकी, क्या डिमांड्स हैं, और पेशरफ्त क्या हुई और अभी क्या सिचुएशन है करंट? मोहतरम, हम लोग का एक मसला था जब 2009 पे 25/9/2009 पे हम लोगों का एक मसला था, उसी टाइम पे हड़ताल भी किया था, एहतजाज पे हम लोग गया था और हमारे साथ अग्रीमेंट हुआ था। हुगरा चेयरमैन भी था, मिनिस्टर साहब भी था, DGI भी था और इदारे भी था। तो आगे हम लोगों ने उनको बता दिया, ये जो आप लोग पेपलैंड का कोटा है हम लोग के लिए ज्यादा दे दो, पेपलैंड में कम भेजो, हम लोग का गाड़ी बहुत ज्यादा है। उगरा के कहने पे हम लोगों ने करोड़ों का गाड़ी बनाया, करोड़ों रुपए का गाड़ी बनाया। तो उसी टाइम पे इन लोगों ने हम लोग के साथ अग्रीमेंट किया था, 45% कोटा पेपलैंड पे जाएंगे और 55% कोटा रोड पे जाएंगे आई टैंकर पे। और इसने ये भी बात किया था हम लोग के साथ अग्रीमेंट है, अगर कुछ बात कर लेंगे आप लोगों के साथ, हम मीटिंग करेंगे, फिर बाद में हम फैसला करेंगे। तो इन लोगों ने हम लोगों से पूछा भी नहीं है। 24 या 25 तारीख को आगे 2 दिन पहले इन लोगों ने एक फैसला किया था कि यार एयरप्लेन का कोटा 70% करो हाँ। और ऑयल टैंकर का कोटा 30% करो। तो 30% में तो हम लोगों को कोई काम नहीं चलता है, हम लोग तो बहुत ज्यादा क्या नाम है, बहुत ज्यादा वो नुकसान होगा। ये मायदा 2023 भी हुआ था, 2023 भी हुआ था। वो इन लोगों ने फैसला किया नहीं 70% पे बैठ दो। ये गाड़ी तो मोहतरमा हम लोगों ने बैंकों से लिया है, बैंक को आगे हम पैसे देते, बैंक भी डिफॉल्ट पे जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, थर्ड पार्टी से हम लोगों ने पैसे उठाया, इनके कहने पे करोड़ों रुपए का गाड़ी हम लोगों ने बनाया। और अभी रातों रात इन लोगों ने फैसला किया यार 70% रोड पे दे दो, क्या नाम है, पेपलैंड पे दे दो और 30% ऑयल टैंकर पे। तो 30% में तो हम लोग का गुजारा नहीं हो रहा। मैं ये अपील करना चाहता हूँ वजीर आजम साहब को भी, मैंने अपील करना चाहता हूँ यार खुदा के जो फैसला है इसको वापस करो। अगर वापस नहीं होगा मुल्क में एहतजाज होगा, मुल्क में तकलीफ होगा। वैसे भी मुल्क का हालात बहुत खराब है। अभी कम से कम इसके हम लोग के साथ इन लोगों का टाइम है 2 साल बाद किराया बढ़ाना। इसी मुल्क के खातिर हम लोग खामोश है। वो किराया भी इन लोगों ने अभी तक नहीं बढ़ा, भी ऊपर से इन लोगों ने पेपलैंड का कोटा भी बढ़ा। ये बहुत बड़ा मसला बन जाएंगे मुल्क की। तो मैंने लेटर भी भेज दिया, इसलिए लोग अवाम यही बोले ऑयल टैंकर माफिया है। मैं अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, माफिया हम लोग नहीं है। जो ये गलत फैसले करते ये माफिया है। ये नुकसान जब हम लोग को देते हैं, अवाम को देते, ये माफिया है। जो होगा, जो क्या नाम है, गवर्नमेंट होगा, हम नहीं है ना, हम सियासत में तो नहीं है ना, हम अपना रोजगार कारोबार कर रहे हैं। यही तकलीफ हम लोग है ना। अगर हम लोग का ये फैसला वापस नहीं करेंगे, 1 तारीख के बाद एहतजाज भी करेंगे, रोडों में भी हम लोग आएंगे, सप्लाई भी हम बंद करेंगे, हवाई अड्डों का प्रोडक्ट भी हम बंद करेंगे। जहाँ जहाँ पे होगा हम लोग कर लेंगे, हम लोग अपना गाड़ी नहीं चलाए।
अच्छा, जो मैं तो आपने दो अच्छा टोकन आबिदुल्ला साहब, जो आपने डिमांड्स रखी हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपसे पूछा कि किसी किस्म की इन डिमांड्स के जब आपने ये रखी और ये सारी बातें की तो कोई मुज़ाकरात, कोई पेशरफ्त कुछ हुई? अभी करंट सिचुएशन क्या है? मोहतरमा, अभी तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई किसी ने हम लोगों को इत्तला दिया, इसलिए मैंने ये पैगाम देता हूँ मीडिया के तवज्जुह से। अच्छा। इसलिए मैंने बोला अगर उन लोगों को पता लग जाए, लेटर हमने भेज दिया उनको, हुँ, यार हम लोग का यही आपके साथ अग्रीमेंट है, हुँ। अगर एग्रीमेंट अपना अग्रीमेंट ये नहीं मानते हुए तो फिर जाति करेंगे, हम लोग एहतजाज पे चले जाएंगे, क्या करें। अच्छा, तो आपकी डिमांड्स क्या हैं? हम लोग का डिमांड यही, जैसे पहले 55% कोटा हम लोग का था और 45% पेपलैंड का था, वही डिमांड है, वापस करो, वो फैसला वापस करो, हम लोग यही डिमांड है। अच्छा, तो और वहाँ किराया बढ़ाया, किराया अच्छा। किराया बढ़ाया, किराया 2 साल इसके साथ अग्रीमेंट हम लोग का किराए का, हुँ। अभी तक इन लोग कम से कम 3 साल पूरा होने वाले, हम लोग का किराया नहीं पूरा बढ़ाया इन लोगों ने, और दिन पे सब कुछ महंगा हो जाता है। आपको तो खुद पता है, किराया भी नहीं बढ़ा है, किराए का डिमांड भी हम लोग का है। अच्छा, क्योंकि बात यही है ना कि प्रॉब्लम कहीं भी हो लेकिन मसला अवाम के साथ ही होता है, अवाम को ही प्रॉब्लम होती है। अब ये मसला जितनी जल्दी हल हो जाए उतना बेहतर है। इससे पहले आपने जिस तरह से बताया कि इससे पहले भी आपने जो है वो इन्होंने आपसे कहा हुआ था या आपने इनसे कहा हुआ था, आपकी बात हुई, बीच में क्या हुआ? अब मुज़ाकरात आप कह रहे नहीं हुए, किसी किस्म की कोई पेशरफ़्त नहीं हुई, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? अभी आपकी लास्ट जो कम्युनिकेशन हुआ उसमें क्या चीज़ें तय हुई? मैं जब पहले 1 महीना पहले भी हम लोगों ने लेटर भेज दिया, फिर बात भी हो गया उगरा के साथ, उगराने का आप लोगों का किराया हम बढ़ाते हैं ना, अभी तक नहीं किया, सिर्फ हम लोग को रुलाते हैं। ये जब हम लोग हड़ताल करेंगे फिर ये मसला हल करते हैं। एक दिन जब पहले हम लोग का हड़ताल हुआ था, मेरे ख्याल में उसी टाइम पे हमद अजहर साहब था, पीटीआई का गवर्नमेंट था, तो मीडिया वाला ने उससे पूछा यार ये पहले तुम लोगों ने क्यों मसला हल नहीं किया? मुझे बोला यार आबिद साहब पहले, मैंने बोला जब तक हम अच्छा। लोग हड़ताल नहीं करेंगे, इस मुल्क में कोई रोडों पे नहीं निकलते, मसला हल नहीं होते। तो इसलिए मैं अवाम के खातर मैंने लेटर भी भेज दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, हाँ, और दोबारा भी इंशाल्लाह के 1-2 दिन बाद दोबारा भी हम लेटर भेज देंगे। हाँ। नहीं होगा फिर हम लोग अपना गाड़ी खड़ा करेंगे, नुकसान पे तो हम काम नहीं कर सकते। सही। तो अभी तक आपके पास जो है किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया, कोई पेशरफ्त के लिए नहीं आया, अभी तक कोई आपकी बात नहीं है, डेडलॉक बरकरार है अभी तक? कोई 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 भी अभी तक नहीं। मैंने अली परवेज साहब को फोन भी किया और मैं उसने फोन नहीं उठाया, शायद बाहर मुल्क में होगा। मैंने लेटर भी भेजा उसके व्हाट्सएप पे, इसके मिनिस्टर सेक्रेटरी के पास भी भेज दिया, उगरा चेयरमैन के पास भी भेज दिया, खुद मोबाइल पे भी मैंने भेज दिया, बोले टीसीएस नहीं आ गया, ईमेल नहीं आ गया, खुद मैंने भेज दिया। अभी तो कोई रास्ता हम लोग के साथ नहीं। ठीक है, तो बस तकलीफ आवाम को है। आपको कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि आप एहतजाज की तरफ ना जाएं और आपकी बात हो जाए और आप बैठ के मुज़ाकरात कर लें और कोई बीच का रास्ता निकल आए? ऐसा कुछ नहीं? मोहतरमा, इसलिए तो मैं तो मीडिया की ये बयान देता हूँ, यार खुदा की हम लोग का मसला हल करो, मुल्क का हालात बहुत खराब है, कोई जगह पे तेल नहीं मिला, डीजल पेट्रोल नहीं मिला, अगर आगे हम लोग हड़ताल भी करेंगे और तकलीफ होगा लोगों को, ये मुल्क का क्या हाल बनेगा? बहुत ज्यादा तकलीफ आवाम को हो गई है। तो अपने ऑफिसों में बैठे हैं, अपना इसी के नीचे बैठे हैं ना, गम तो नहीं कर रही है आवाम का। तो आप अगर अपनी तकलीफ तो डिमांड से आपको अगर उनकी क्या डिमांड्स हैं, वहां से क्या कहा जाता है आपको? अगर आप कोई मीडिएशन कर लें, कोई पेशरफ्त कर लें, थोड़ा आप एडजस्ट कर लें, वहां से आपको क्या कहा जाता है? आप जब लास्ट आपकी मीटिंग हुई, लास्ट आपकी बात हुई, तो क्या कहा गया आपको? उन लोगों ने बोला आप लोगों के साथ हम बैठते हैं। बैठने का बाद भी 1.5-2 महीने हो गए, अभी तो कोई इतला इसी ने नहीं किया। अली परवेज साहब को मैंने खुद फोन भी किया था, फोन नहीं उठाया। 2 महीने पहले भी मैंने व्हाट्सएप भी भेज दिया। मैंने बोला अली भाई खुदा की ने, जब से आप आए हुए आपने हमारे साथ मीटिंग नहीं किया। हम फोन भी घर भी भेजते हैं ना, मैंने कहा अगर कल नुकसान हो जाएंगे फिर यही जिम्मेवार हो। ठीक क्या है। करें, बस हम तो कोशिश कर रहे हैं, अवाम के वजह से हम कोशिश कर रहे हैं। अवाम को तकलीफ होगा, अगर इधर पेट्रोल बंद होगा, डीजल बंद होगा, तकलीफ तो आवाम को होगा। मुकरम, ठीक है जी, चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मामला जो है वो तय हो जाए और बातचीत के जरिए तय हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका आबिदुल्ला आफरीदी साहब। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर एक और पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेगी।
वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के हवाले से। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना रोज़ाना की बुनियाद पर करना पड़ता है। अगर स्कूलों की हालत ज़ार से स्टार्ट करें ना और कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, तो बेसिक प्रॉब्लम्स ही इतने हैं कि आप जब हाई क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि यहाँ पर तो बिजली ही नहीं है, स्कूल्स के अंदर तो बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। गवर्नमेंट जो स्कूल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, और कुछ जो इंग्लिश या प्राइवेट स्कूल हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर तो उस तरह की सहूलियात हैं कि वो स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मगर उन लोगों का क्या जो कि उन स्कूल्स को अचीव नहीं कर पाते, वहाँ पर नहीं जा पाते, वहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है, और फिर उसके बाद यहाँ से लेके मतलब ये बेसिक चीज़ों से लेके अगर आप हायर एजुकेशन तक जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। कभी रिज़ल्ट्स के इशू होते हैं, कभी वालिदैन का एहतजाज, कभी असातिज़ा की जानिब से एहतजाज, कभी रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो प्रॉब्लम, कभी इम्तहानों के अंदर चीटिंग माफिया सरगर्म एंड ऑल दैट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को नाकिस बना रही होती हैं या उसकी बेस कमज़ोर कर रही होती हैं। अभी करंट क्या सिचुएशन है, कहाँ हमारी जो एजुकेशन की प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, उसमें क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ अख्तर साहब मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या हो रहा है सर आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में? वैसे फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है उसमें तो यही है कि अब जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो होंगी, और जो लॉकडाउन का कहा जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कहा जा रहा है, तो उस हवाले से अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। स्कूल्स में क्या सिचुएशन है, ओवरऑल क्या करंट सिचुएशन है, इस हवाले से बताइए। देखिए, ये तो गवर्नमेंट की जो है प्लानिंग और पॉलिसीज़ का एक हिस्सा है, काबिल गौर हैं ये चीज़ें। क्योंकि एजुकेशन एक सूबाई सब्जेक्ट है तो सूबाई हुकूमतें जो है इसके लिए फ़ैसला करती हैं। मगर क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जब भी कोई बात होती है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस दे रही होती है। जो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जब प्राइम मिनिस्टर बात करें तो दैट मीन्स कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ इस तरह की कफ़ायतशारी की बातें भी की हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस के इश्यूज़ हैं, एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बजाय स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के कि मार्केट्स का डे लाइट का एक प्रोग्राम कर दिया जाए। कम से कम स्कूल को सबसे पहले बंद कर दिया जाता है, ये नहीं करना चाहिए। तो सूबाई हुकूमतें भी उसी तरह से फॉलो कर रही हैं। जैसे कि पहले अनाउंसमेंट हुई थी पंजाब प्रोविंस में कि अब हम 15 अप्रैल के बाद स्कूल खोलेंगे, और क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्स भी शेड्यूल बोर्ड के इसी तरह से हुए हैं। तो सिंध के अंदर जो एग्जाम्स है वो पहले 30 मार्च से शेड्यूल थे मैट्रिक के, बट बाद में 7 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब जाहिर है कि सिंध हुकूमत भी उसी तरह से उन्होंने 31 तक स्कूल्स बंद करने, मगर तालीमी साल 1 अप्रैल 2 अप्रैल से बाकायदा प्रॉपर शुरू करने के लिए कहा गया था। और जितने इम्तिहानात ऑलरेडी शेड्यूल थे और उनको भी वक्त पे लेने की डायरेक्शंस दी गई थी। मगर एनीथिंग कैन बी हैपन एनी टाइम। बट हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया है कि सबसे पहले कोविड के अंदर भी आपने तालीमी इदारों को बंद किया। हालांकि अगर दूसरी जंग अजीम हुई थी उस वक्त देख लीजिए, हिटलर की हम बात करते हैं, हिटलर ने उस वक्त ये कहा कि उस्ताद जिंदा रहने चाहिए और उस्तादों को खंदकों के अंदर जगह दे दीजिए, वो हमारे बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारे नौजवान तालीम याफ्ता हों और तैयार हों। और इसी तरह से और कई मिसालें मौजूद हैं कि तालीम के सिलसिले को किसी भी सूरत में स्टार्ट रखना चाहिए। देखें, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन का मकसद यह है कि उसका फंडामेंटल राइट पूरा करना पहली तरजीह होनी चाहिए। अब आपने, चलो जी अच्छी बात है, आप अगर जैसे 4 दिन की आपने एडवाइजरी दी थी फेडरल गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट ऑफिस जो है 4 डेज के लिए खोले जाएं, चलो ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी तक हालात बेहतर हैं। मगर उसके बावजूद अगर आपकी पॉलिसी हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। इसी तरह से 4 दिन स्कूल को रखें, आप वीकेंड्स कर लें, फ्राइडे सैटरडे संडे आप ऑफ कर दीजिए स्कूल्स का। ये तजवीज़ कीजिए कि आप सबसे पहले कहते हैं जी शट डाउन कर दें, आप स्कूल शट डाउन कर दें। जैसे तालीम तो गैर जरूरी है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि फंडामेंटल राइट चाइल्ड
का जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, जो खुद कानून बनाया हुआ है, उसकी खिलाफवर्जी की जा रही है। सही। बुनियादी हक उसका छीना जा रहा है, उसको शऊर देना नहीं चाहते, हाँ। उसको पढ़ाना नहीं चाहते। पिछला पास्ट एक्सपीरियंस हमारा कोविड का बहुत बुरा गुजरा है। सही। बच्चे एजुकेशन में दिलचस्पी खत्म हो गई थी, टीचर्स मार्केट में शॉर्ट हो गए, ट्रेन टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि फिर टीचर्स को सैलरीज कहाँ से देंगे। सही। तो इसीलिए हमारी हमेशा इल्तिजा ये रही है कि आप तालीमी इदारे कभी बंद ना करें। अगर करना भी है तो आप पहले तो बिजनेस, ऐसे गैर जरूरी चीजें बंद करें। डे लाइट में 4 डेज शॉपिंग हो, फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट्स खोलें, जब इंडस्ट्री बंद हो, जब स्कूल भी बंद हो, तो वो एनर्जी आप वहां यूज करें। फिर वहां रात 8 बजे तक करें, 9 बजे तक करें, 10 बजे तक करें, जो आपकी एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग का फुकदान है, स्टेक होल्डर से पूछा नहीं जाता हमारी जरूरियात क्या है, लॉ के बरक्स जो है फैसले कर दिए जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो बताई कि तालीमी इदारे जो हैं वो बंद नहीं हो। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो इस हवाले से बात भी कर रहे हैं कि ये जो अब इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करने का कहा है, इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुतासिर होंगे। ऑल्दो ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं, लोग सेशंस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मेंटल ग्रूमिंग होती है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है, इन्वायरमेंट होता है, उससे जो है वो स्टूडेंट दूर हो जाएंगे। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के हवाले से कि उसको कैसे जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाया जाए, इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खाकर हम ताकतवर फ़ील कर सकते हैं, एनर्जेटिक फ़ील कर सकते हैं, और ये चीज़ें हमारे लाइफ़स्टाइल को, हमारी जो लाइफ है यानी एक्टिविटी है, हमारी एनर्जी जो है उसको कैसे मज़ीद इन्हांस कर सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रानी आपा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और बासी ईद बहुत बहुत मुबारक। चले जी, खुशियाँ कभी बासी नहीं होती, आपको भी ईद मुबारक। हाँ, अच्छा जी, आपा ये बताइएगा कि इम्यूनिटी के हवाले से हम लोग सभी बड़ा परेशान रहते हैं कि कैसे जो है इसको बेहतर किया जाए, ये मज़ीद इसमें कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, डाइट में ऐड कर सकते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सबा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमारा अल्लाह ताला ने जो जिस्म जान दिया है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक क़ुव्वत और ताकत कुदरत ने दी है, वो इम्यूनिटी सिस्टम यानी अंदर की मजबूती, अंदर की बहाली कहलाता है। हम जब भी कुछ बीमार होते हैं तो वो यही होता है कि हमारा अंदरूनी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अंदरूनी सिस्टम में हमारे आसाब शामिल हैं, हमारी हड्डियाँ शामिल हैं, हमारी दिमागी कुव्वतें शामिल हैं, हमारा खून शामिल है। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को, हमारी अंदरूनी ताकत को स्ट्रॉन्ग करती है। जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ऑब्वियसली बाहर से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम अंदर से कमज़ोर हो गए। असल में अगर अंदर से हमारी कुव्वत सही होती है तो जो हम अपनी बीमारी का जो वज़ाहिर नज़र आ रही है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर अंदर से मजबूत है तो हमारी बॉडी उन दवाओं को भी कबूल करती है और उसका असर भी हम पर बेहतरीन तरीके पर होता है। होता ये कि हमारा ज़्यादातर जो इंहिसार है वो दवाओं पर होता है, लेकिन कुदरत, जो मैं बार बार कहती हूँ कि हम इस ज़मीन की पैदावार हैं, इस ज़मीन में ही हमारी बका है और इसी में हमें लौट कर जाना है। अल्लाह ताला जो कादिर मुतलक है, जब उसने हमें एक इंसान को बनाया, एक जिस्म जान बनाई, तो उसमें इस ज़मीन में पोशीदा, इसी मिट्टी से उसने हमें बनाया, इसी ज़मीन में पोशीदा जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने कुछ अपने मखसूस बंदों को इसके लिए रिजर्व कर दिया कि भाई आप तहकीक कर ली, ये ज़मीन और आसमान मैंने आपके लिए पैदा किए हैं। तो उसमें से चंद लोगों में से शायद अल्लाह ने मुझे भी चुना हो। अब मैं भी पढ़ती हूँ, मालूमात रखती हूँ, मुशाहिदा करती हूँ, तो मुझे मालूम हुआ, आज मैं बताऊंगी कि हम अपना अंदरून सिस्टम किस तरह मजबूत कर सकते हैं जड़ी बूटियों के जरिए। ग़िज़ाएँ तो हमें बहुत हैं, दवाएं हमें अल्लाह की फजल से बहुत, डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं, होम्योपैथिक हैं, वो तमाम के तमाम लोग हमारी जिस्मानी ताकत को बहाल करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, दिमागी मजबूती को
बहाल करने के लिए हमें बेहतरीन माओं का इंतखाब हमारे लिए मुंतखब करते हैं, हमें देते हैं, हम वो लेते हैं। लेकिन अगर अंदर से ही स्ट्रांग नहीं होंगे, अंदर से ही जिस्म जान कबूल नहीं करेगा, तो वो दवाएं कैसे कामयाब हो सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कुदरत की दी हुई जड़ी बूटियों से हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। जी बिल्कुल बताइए कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो फल है अल्लाह की तरफ से वो सभी जानते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त अनार है, केला है, अमरूद है, सेब है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जिस्म के अंदर खून फराहम करती हैं। हमें तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आयरन भी हम लें, जितने विटामिन हैं वो हमारे जिस्म की मजबूती में अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें मैं आज चंद जड़ी बूटियों का जिक्र करूंगी जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत कर सकती है। और इम्यून सिस्टम हमारा दिमाग से लेकर जिस्म जान तक होता है। कुछ आजकल आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि डायमेंशिया का मर्ज जो है बहुत ज्यादा आम हो रहा है। उसमें क्या है कि भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। उसकी वजह ये कि दिमाग का जो सिस्टम है वो कमजोर पड़ गया है। और आजकल बहुत लोगों के साथ ये है। दिमागी कमजोरी को दूर करने के लिए एक बहुत ही कीमिया जड़ी बूटी मैं आपको बता रही हूँ। उसका नाम है बरहमी बूटी। अच्छा। बरहमी बूटी उस जड़ी बूटी का नाम है। और जिन बच्चों की, बड़ों की, जिसके भी घर के किसी फर्द की अल्लाह न करे कि मेमोरी लॉस हो, कभी चक्कर आते हैं, भूलने की बीमारी। और ये बीमारी की इब्तिदा इस तरह होती है कि खवातीन में ये कि अपना पर्स रख के भूल गए, अपनी ज्वेलरी रख के भूल गए, अल्लाह मैंने तो यहाँ रखी थी मुझे नहीं मिल रही, अल्लाह मैंने पैसे यहाँ रखे थे मुझे नहीं मिल रहे, मेरा बैग यहाँ रखा था। ये यानी शुरुआत होती है। अगर इस पर यहीं से काबू कर लिया जाए, यानी बरहमी बूटी का सुबह शाम सिर्फ क्वार्टर टी स्पून पानी के साथ इस्तेमाल कराया जाए तो अल्लाह के फजल से दिमागी कमजोरी यही आपकी रुक जाती है और बेहतर होना मेमोरी आपकी शुरू हो जाती है। बरहमी बूटी उस जड़ी बूटी का नाम है। उसके बाद हम आते हैं पूरे जिस्म जान की तरफ। बेहद बॉडी आपकी कमजोर हो गई है, खून की कमी हो गई है, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। देखिए, हड्डियों की मजबूती के लिए एक जड़ी बूटी है मूसली सफेद। यानी हम लोग आपको पता है कि बहुत ज्यादा आयरन लेते हैं, विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें धूप की बहुत अशद जरूरत है। जी। तो उसके लिए मूसली सफेद अल्लाह की फजल से हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए एक अहम रोल अदा करती है। कि आप कुदरती तौर पर सफेद कलर की छोटी छोटी सी लकड़ियां सी होती है, ये मूसली सफेद कहलाती है। इसको पीस कर पाउडर बना, बाद में मैं आपको बताती हूँ प्रोग्राम के बाद में आखिर में कि किस तरह इसकी आप एक फक्की बना सकते हैं, अपने पास पीस कर रखें और दिन में 2 से 3 बार। बरहमी बूटी और मूसली सफेद, ये आपने दोनों कहे। बरहमी बूटी दिमाग के लिए, दिमाग के लिए सारी चीजें की है। आप वो छोटे बच्चे जो दिमागी तौर पर कमजोर हैं, जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जिनको सबक नहीं होता, स्कूल जाने से भागते हैं, परेशान होते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं, उनके लिए कीमिया है बरहमी बूटी। वो जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, वो जरूर अपने इस्तेमाल में रखें बरहमी बूटी। इसको पीस कर पाउडर बनाने और क्वार्टर टी स्पून सुबह और शाम को सादे पानी के साथ अल्लाह के फजल से दिमागी कमजोरी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बल्कि दूर हो जाएगी। मूसली सफेद हड्डियों की कमजोरी के लिए है। इसमें सफेद लकड़ियां होती हैं। ठीक है। ये इस बारे में मजीद भी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो भाई रानी आप हमारे साथ हैं और वो हमें बता रही हैं कि किस तरह से जो है वो हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की है, जैसे बरहमी बूटी, उसकी उन्होंने बहुत सारी अफादियत बताई है। अब मूसली सफ़ेद के हवाले से वो जिक्र करिए तो उनसे पूछते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या अहमियत है। जी रानी आपा। मूसली सफेद, मैंने आपको कहा कि विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए वो लोग जिनके घुटनों से टक टक की आवाज आती है, जी से टक टक की आवाज आती है, टांगों में, हड्डियों में यानी बेपनाह दर्द रहता है, मूसली सफेद उनके लिए एक बेहतरीन दवा है। इसके साथ ही 2 और जड़ी बूटियां हैं। मैं ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए
जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत तर बना देगी। जी, वो जी। है बदामी कंद और अजगन नागोरी। सही। और मेरी गुड़िया, मैं आपको बताऊं कि बधारा कंद और असगर नागौरी जिस्म जान की कमजोरी को दूर करने के लिए एक ऐसा टॉनिक है कि हम लोग लाखों रुपए की दवाओं की तरफ तो जाते हैं, लेकिन वो दवाएं जो कुदरत ने हमारे लिए फराहम की हैं, जी। मालूमात ना होने की वजह से उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन सही। मैं गुज़िश्ता 25 साल से स्क्रीन पर हाँ। तमाम लोगों को बताती हूँ असगर नागौरी, असगर नागौरी। हमारा देसी नाम तो किसी को याद ना हुआ, लेकिन आजकल बहुत ट्रेंडिंग एक नाम है यशवगंधा। वो न्यू यशवगंधा। नेम है यस, यस। यशवगंधा। ओह, वो आजकल लोगों के लबों पर है। हाँ। एक गाने का शेर मुझे लबों पर मेरे आ रहा है, कहीं तो सुना दो। हम जी, तो जी। नई पैकिंग पे बेचे गुल पुरानी। ओ जनाबी वाला, असगर नागौरी तो एक हमेशा से अज़ल से एक लाजवाब जड़ी बूटी है हमारी जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए। हाँ। हम असगर नागौरी का नाम आजकल यशवगंधा के नाम से जानते हैं, बहुत ट्रेंडिंग है। हाँ। अक्सर लोग राह चलते भी मुझसे बाजारों में पूछते हैं, रानी बाजी ये यशवगंधा क्या है? मेरी गुड़िया, मैं बताती हूँ असगर नागौरी। असगर नागौरी जो कि हम गुज़िश्ता 25 साल से बता रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे आजकल मॉडर्न दौर के हैं, तो बहरहाल यशवगंधा कह लीजिए या असगर नागौरी कह हाँ। लीजिए। हाँ। और बधारा कंद, बधारा कंद। हाँ। जी, जी। आप भी बच्ची हैं, आपके लिए भी बिल्कुल न्यू नेम है ये, कि अब जनाब हमारे पास हो गई 4 जड़ी बूटियां। हाँ जी। बधारा कंद, हाँ। असगर नागौरी, हाँ। बरहमी बूटी जी। और मूंगफली सफेद। ये मूंगफली 4 सफेद। नायाब जड़ी बूटियां हैं जिसको हम वजन लेकर पीस कर अपने पास पाउडर बना के रख लें। वो सही। लोग जो जिस्मानी कमजोरी महसूस करते हैं, अच्छा। वो लोग जो दिमागी कमजोरी महसूस करते हैं, वो लोग जो हड्डियों की कमजोरी महसूस करते हैं, उन लोग जो अपने आप को बहुत बीमार महसूस करते हाँ। हैं, बहुत हाँ। सुस्त महसूस करते हैं, हाँ। बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं, वो तमाम लोग हाँ। अल्लाह के फजल से आज के बाद ये कमी अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे। ये 4 जड़ी बूटियां हम वजन ले लीजिए, पीस कर अपने पास पाउडर बनाकर रख लें। हाँ। और तकरीबन चौथाई चम्मच हाँ। टी स्पून, ये याद रखिए कि टी स्पून चाय में चीनी मिलाने वाला जो चम्मच होता है, वो हाँ। क्वार्टर टी स्पून, 3/4 कहना चाहिए मुझे, जी, जी। वो ले लीजिए। और जनाब सुबह शाम पानी के साथ ले लें। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो दिन में 3 बार ले लीजिए, हाँ। सुबह दोपहर शाम। ये आपके खून की कमजोरी दूर करेगा, आपके यानी जो हमारे मसल्स हैं, आसाबी कमजोरी जिसे कहते हैं, वो दूर करेगा, दिमागी कमजोरी दूर करेगा, हाँ। आपके खून की कमी दूर करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत और तवाना बनाएगा। और इंशाअल्लाह ताला आपका इम्यून सिस्टम, जिसे हम कुव्वत मुदाफियत जी, कहते जी, हैं, जी। एक हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से इसमें बेहतरीन इजाफा हो जाएगा। लेकिन यकीन जो है बड़ी ताकत रखता है। मैं आपको बताऊं सबा गुड़िया, पिछले जी, दिनों जी। मुझे पहले डेंगू हुआ और उसके बाद चिकनगुनिया हो गया। ओह! मुझे डॉक्टर ने कहा कि 6 माह तक आप बिस्तर से नहीं उठ सकते। जी। अल्लाह की वजह से आज मैं आपके सामने सही सालिम अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सेहतमंद। इसका इलाज मेरे बेटे हकीम मुस्तफा रहमान ने किया। जी, जी, मुस्तफा। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी अद्वियात खिलाई, आप यकीन करें मेरा खून बिल्कुल खत्म हो गया था। और एक खून बनाने का मैं कीमिया जो मेरे बेटे ने मुझे इस दौरान पिलाई, आपको बता रही हूँ। हाँ। ये वो तमाम लोग जो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, खून की कमी अपने अंदर महसूस करते हैं, वो अनार का रस निकाल लें, अनार का जूस निकाल लीजिए। और उसके अंदर जो पान खाने का चूना होता है, सभी जानते हैं, हाँ। हमारे घरों में तो बहुत पान खाए जाते हैं। हाँ। पान खाने का जहाँ चूना आपने ठंडा किया हुआ है, बुझाया हुआ है, वो एक सकोरी में होता है, किसी पतीली में होता है, किसी शीशे के पैन में होता है, या मिट्टी के बर्तन में होता है। हाँ। तो उसके अंदर खूब पानी भर दे रात को, और उस पानी में से आप 2 टेबल स्पून इस अनार के रस में मिलाकर पी लीजिए। अगर पानी नहीं है तो 1 नाखून के बराबर चूना इस अनार के रस के अंदर मिलाकर आप पी लीजिए। आप सही। यकीन करें विद इन वीक इतना माशाअल्लाह से ब्लड आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड बन जाएगा कि आपकी तमाम जिस्मानी खून की कमी दूर हो जाएगी। सही। चूने का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बेहतरीन तरीके पर आप कर दीजिए, सिर्फ इतना 1 नाखून के बराबर। चूने का अल्लाह के इस्तेमाल। जी। चूना
आप जो जूस पी रहे हैं उसमें नाखून के बराबर चूना हाँ। लेकर शामिल करके अनार के जूस में खास तौर से पी लें, हाँ। तो अल्लाह के फजल से जिस्म में से खून की कमी खत्म हो जाएगी। आप देखिए कि मैं 6 महीने मुझे डॉक्टर ने टाइम दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं, जी जी और ना मिटाना बुख्ल है। और मैं चाहती हूँ खुदा ना करे अगर किसी को कोई ऐसी कमजोरी है, कोई ऐसी बीमारी है, हाँ तो फौरी तौर पर मेरे साथ आते हकीम मुस्तफा अनीसुर रहमान से, क्योंकि अल्लाह ने उसको एक ऐसा इल्म दिया है कि वो जिन मरीजों को डॉक्टर जवाब दे चुके हैं उनको भी खड़ा कर देता है। तो क्यों ना हम सब बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, वो भी उनसे पैसे आते हैं। माशाल्लाह, बस ये और शिफा देना तो अल्लाह का काम है, और अब किसके हाथ में शिफा है ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। और बस ये है कि अल्लाह ताला सब पर जो है वो अपना रहमो करम करें, बीमारियों से दूर करें। और आप जैसे अच्छे लोग जब अच्छे मशवरे देते हैं तो ज़ाहिर है लोगों को फ़ायदा होता ही है। इम्यूनिटी के हवाले से आपने बात की और डिटेल में बताया 4 जड़ी बूटियों के हवाले से कि ये तमाम जो जड़ी बूटियाँ हैं अगर ये इस्तेमाल करें तो इससे हाफजा भी बेहतर होता है, खून की कमी भी दूर होती है, हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर है। ओवरऑल इन जनरल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोगों को क्या खाना चाहिए, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं जबकि वो बीमार ना हो, लेकिन फिट रहने के लिए ग़िज़ाएँ कौन सी खानी चाहिए, और ऐसी क्या कोई जड़ी बूटी है जिसको आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में खा सकते हैं कि उससे आप ताकतवर रहें, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करे, खून की कमी जो है वो दूर रहे और आप एनर्जेटिक फील करें। जी अच्छा मेरी गुड़िया रानी, मैं तमाम दवाएं भी बताती हूँ, मैंने आपको हर्बल की जड़ी बूटियां भी बता दी, लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको बताना, तमाम लोगों को बताना जरूरी समझती जी हूँ जी कि मेरे बच्चों, मेरे औलादों, आज जो मेरे बहन भाई जो भी कोई है, वो अपने आप को बिल्कुल छोड़े ना। देखिए सिर्फ और सिर्फ खाना खाना हम्म खाना, सिर्फ पीना, तो इससे खाना हमारी बॉडी में शामिल नहीं होता। हाँ उठें, बिस्तर को छोड़ें, हम्म वॉक बहुत जरूरी है आपके लिए, हम्म वॉक बहुत जरूरी है। चले फिरें, अपने आप को बिल्कुल, हाँ अपनी बॉडी को मत छोड़ें कि मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं चल सकता, हाँ मैं नहीं कुछ कर सकता। बिल्कुल आप कर सकते हैं। दवा हाँ दवा भी उसी वक्त काम करती है जब आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत हो, आप खुद ठीक होना चाहें। हाँ खुदारा अपने आप को बिल्कुल मत छोड़ें और आप अपने आप को एक कारआमद इंसान बनाएं। और सही जो बेकार लोग होते हैं वो धरती का भी बोझ होते हैं और खानदान वालों के लिए भी बोझ बन जाते हैं। कभी अपने आप को बोझ बनाने की कोशिश ना करें। हाँ एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। आप जिंदा हैं, जिंदा रहिए और लोगों को भी जीना सिखाइए। आप ये याद रखिए कि सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता। अपने आप जब तक आप लोग, वो जी तमाम जी, लोग जो खाने से बीमार कुछ नहीं हैं, होता तब तक आपकी विल ना हो, तब तक आपके इंटेंशन ठीक ना हो, आपका रूटीन ठीक ना हो, आप खुद ठीक होना ना चाहते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। जी बताइए, जड़ी बूटियों के हवाले से आप बता रही थी कैजुअल। 10 जी मिनट जी की जी, जो कम से आप कम डेली वॉक, रूटीन में खा सकते हैं। जी जी और जी जल्दी उठने की और जल्दी सोने की आदत को अपना लीजिए प्लीज। ईशा के बाद कोशिश करें कि थोड़ी सी वॉक करें और थकने के बाद सो जाएं और सुबह अल्लाह की आवाज के साथ जिस वक्त आपको मौज़न अजान दे रहा है जी फजर जी की, जी उस वक्त आप अपना बिस्तर चुनने की कोशिश करें। आप ये यकीन करें अल्लाह के फजल से आप अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस करेंगे जो आज से पहले आपने महसूस नहीं की होगी। वो जी तमाम लोग जो सारा दिन सोते रहते हैं उन्हें क्या एनर्जी मिलेगी? हाँ ये दिन भर की जो सूरज की किरणें हैं हाँ वो भी इंसान को डल करती हैं। ये याद रखें। सुबह में अल्लाह ताला ने तासीर रखी है कि आप उठे, सुबह की हवा का लुत्फ जी जी लीजिए, बिल्कुल सुबह अल्लाह का नाम लीजिए, अपने बिस्तर को छोड़ दीजिए। हाँ और जनाब मीना, इसके साथ ही जब आप सवेरे उठे तो बेहतरीन नाश्ता कीजिए, नाश्ते की आदत को अपना लीजिए। वो जी लोग जो सवेरे नाश्ता नहीं करते, मेरे ख्याल से वो अपने आप के खुद दुश्मन है। अपने दुश्मन बिल्कुल मत बनिए और सुबह नाश्ते में एक अंडा खाइए अल्लाह के फजल से, जी जी सादी रोटी के साथ खाइए। और अगर चाय पीते हैं चाय पिए, दूध पीते हैं दूध पीजिए। और अगर आपको देसी घी हाँ या देसी मक्खन मैसर है तो खुदा के लिए जरूर आप उसका इस्तेमाल करें और सुबह सादी रोटी के साथ वो खाइए। अगर आपके करीब करीब कहीं बकरियां हैं या अच्छा ऊंट हैं, हाँ ऊँटनियां हैं, तो आप दिन में 1 कप या 1 गिलास बकरी का ताजा दूध वही निकलवाएं, वही पी लें, या ऊँटनी का ताजा दूध आप पी लीजिए। आप यकीन करें कि ये मेरा आपसे वादा है, आप मेरी गर्दन पकड़ लीजिएगा। अगर एक हफ्ते नहीं के नहीं, आप जो अंदर बता रही अंदर हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छा जो अंडा खाना चाहिए, इसके अलावा अंडा जो जरूर लीजिए, हाँ अंडा देसी घी जरूर आपने लीजिए। बताया। जी जी जी, देसी घी, अंडा। और हाँ अगर आपके करीब करीब गाय का दूध तो अल्लाह की फजल से आसानी के साथ अवेलेबल होता ही है। गाय का दूध बहुत अच्छा है, जी जी हल्का होता है, सूद हजम होता है। हाँ इसके साथ में अगर बकरी का दूध आप लोगों को कहीं मिल जाता है तो हाँ आपके खुश नसीब ही है।
वही निकलवाएं, वही पीजिए। और 1 हफ्ते इस दूध के मुसलसल इस्तेमाल के बाद अपने आप को, अपनी सेहत का जायजा लें और मुझे जरूर बताएं कि रानी आपा इससे हमें क्या फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं लिखकर गारंटी के साथ मैं हाँ। आपको दे रही हूँ 7 दिन का इलाज। या अगर बकरी का दूध मैसर नहीं है तो ऊँटनी का दूध आप पी लीजिए। अच्छा। बस अल्लाह ने आपके लिए इसमें कैसी शिफा रखी है। जो बीमार लोग हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह सबको सेहत कामिल अता फरमाए आमीन, और इम्यून आमीन, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुव्वत आमीन। मुदाफियत को बढ़ाने के लिए जी, जी। मैंने 4 चीजें बता दी हैं जो कीमिया है। ये अपने पास लिख लीजिए, हाँ। लिखकर बना कर रख लीजिए, इसको इस्तेमाल करें। बधारा कंद, हुँ, अजगर नागूरी, हुँ, बरहमी बूटी हुँ, और मिश्री सफेद, ये सही। 4 चीजें हैं। 50-50 ग्राम लेकर इसको पंसारी से वहीं के वहीं पिसवा लीजिए, किसी बोतल में रख लीजिए और पानी के साथ आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा कमजोरी है तो आधा टीस्पून ले लीजिए, अदरवाइज 1/4 यानी क्वार्टर टीस्पून पानी के साथ सुबह शाम लें। अल्लाह के फजल से बच्चे, बूढ़े, जवान हाँ। सब इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखें कि जड़ी बूटियों की क्या ताकत है और रानी आपा ने क्या कहा है। और मैं चाहती हूँ कि जो तमाम लोग बीमार हैं, कोई बीमार न रहे। सबसे देखिए हमारे मुल्क में इतनी परेशानियां हैं कि आदमी बिला वजह ही बिस्तर से लगा जा रहा है परेशानियों की वजह से। बिल्कुल आप परेशानी को मत अपनाएं, सब कुछ मुंजाने बल्ला है। अल्लाह जी। सब कुछ बेहतरीन हल हमें दे देगा। जी, आप जरूर अपनी सेहत अच्छा, का ख्याल अच्छा, रखें। नाश्ते का जिस तरह से आपने बताया, नाश्ते का जिस तरह से जी, आपने बताया कि जी, अंडा जी। खाना चाहिए या फिर जो है वो दूध लेने चाहिए, देसी घी खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो देसी घी का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है कि वो क्या कर सकते हैं, नाश्ते में क्या खा सकते हैं? और जो डाइट मेरी नहीं मेरी करते, वो भी समटाइम्स जो है देसी घी नहीं खाते, तो एक अच्छा हेल्दी नाश्ता क्या हो सकता है? मेरी मेरी गुड़िया रानी, यही तो हमारी बर्बादी का सबब है कि हमने देसी घी, देसी मक्खन का इस्तेमाल छोड़ दिया है। हुँ, हर तमाम चीज केमिकल वाली को इस्तेमाल करते हैं और हुँ, खुश होते हैं। देखिए देसी चीजों में ग़िज़ा है, वो आपके सामने की निकली हुई चीजें हैं। और हुँ, जो लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, हुँ, अपने आप को अल्लाह की दी हुई नेमतों से दूर रखते हैं, हुँ, आप यकीन हुँ, करें कि जो लोग क्रश डाइटिंग करते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। वो दुबले नहीं हो रहे, वो अपने आप को तोड़ रहे हैं। अपनी सेहत को खत्म कर दीजिए। आप अपनी सुबह, दोपहर, शाम जो खाना है वो खाइए, हाँ, लेकिन आप उसमें फैट, चावल का इस्तेमाल आप कम कर दें। हुँ, देसी घी आपको ना मोटा करेगा, वो आपको तो एनर्जेटिक करेगा, आपके अंदर ताकत देगा। देसी घी जरूर खाइए, सुबह शाम खाएं, दोपहर खाएं। देसी घी कीमिया है, बेहतरीन है आपके लिए। और जब तक लोग देसी घी पर रहे, किसी किस्म के उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं थी, किसी किस्म की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं थी। जी, लोग देसी घी को छोड़कर, कुदरत के दिए हुए तोहफे को छोड़कर, जब से ये केमिकल की चीजों की तरफ गए हैं, तब से ही हार्ट प्रॉब्लम्स है, तब से ही हाँ, तमाम। आप एक सूखे साके आदमी हाँ, को भी आप देखेंगे तो वो ये कहेगा हुँ, कि नहीं जी, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। भाई तुम्हारे अंदर कोलेस्ट्रॉल है कहाँ, लेकिन उसको प्रॉब्लम है। ये तमाम सही। चीजें हमारी बेजा जंक फूड का इस्तेमाल, चलिए गलत ठीक है, चीजों का बिल्कुल डिस्कशन इस्तेमाल। कंटिन्यू करते हैं यहीं से, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद जो है बहुत सारी बातें करेंगे रानी आपा के साथ और उनसे पूछेंगे कि स्किन जो है उसको कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। वेलकम बैक। तो इस वक्त रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हमने ढेर सारी बातें की कि इम्यूनिटी को कैसे बेहतर किया जाए। उनसे हमने ढेर सारी बातें की और उनसे पूछा कि किस तरह से लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं खूबसूरती की, स्किन को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। रानी आपा, हर किसी को क्रेज़ है कि उसका रंग गोरा हो जाए, स्किन चमकदार हो जाए और ग्लो ग्लो आ जाए। तो क्या रेमेडीज़ हैं ये? आप हमारे साथ में शेयर कीजिए जिससे लोगों की हाँ, स्किन बेहतर हो जाए। देखो गोरा होना है। और देखिए गोरा होना ही खूबसूरती की अलामत नहीं है। हाँ, ये तो कुदरत की तरफ से है कि आपको फुल बॉडी जाहिर है, आपको हाँ, हाँ, लेकिन असल में जब आप गोरे नहीं हैं हाँ, तो ये याद रखें कि जब तक स्किन आपकी ग्लोइंग ना हो, हुँ,
इवन ना हो, हम्म स्पॉटलेस ना हो, तब तक आपकी खूबसूरती में कमी ही रहेगी। और कुदरत जैसे भी आपको स्किन दी है, जैसी भी बॉडी दी है, उसको आप बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए। रानी आपा, तमाम बिल्कुल आपने जैसे कहा ना कि गोरा होना बिल्कुल भी खूबसूरती की अलामत नहीं है, इंसान को खूबसूरत होना चाहिए। और खूबसूरती जब इंसान के सामने आती है जब उसका अंदर का जो सेल्फ है वो खूबसूरत हो। मगर ये रेमेडीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें तो हम आप ही लोगों से पूछते हैं, आप ही लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि भाई इस तरह से जो है स्किन का ख्याल रखा जा सकता है, अपने आप को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो उसी तनाजुर में मैंने आपसे पूछा कि हमें बताइए कि स्किन को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे खूबसूरत किया जाए और कैसे स्किन पर ग्लो आए। मैं ये बताऊं आपको कि गोरा रंग खूबसूरती में 50% किरदार अदा करता है। मैंने कहीं नहीं कहा कि गोरा रंग खूबसूरती की अलामत नहीं है। हाँ। गोरा रंग खूबसूरती की अलामत है और हाँ। 50% हम जी गोरे जी रंग जी को देते हैं। जी 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 जी। बीइंग हाँ मैं भी हाँ। देती हूँ। जी तो जी। चिंता की तरफ से इनाम होता है कि हाँ गोरा रंग है, और गोरे रंग को भी मेंटेन करना चाहिए कि हाँ। आप जो है प्रेजेंटेबल लगे, आपका चेहरा फ्लोलेस हो, आपकी स्किन फ्लोलेस जी हो, जी आपके चेहरे पर दाग धब्बे ना हो, आपके पोर्स ना खुले हो, स्किन सैगी ना हो गई हो, जी रिंकल्स ना पड़ गई। जी। इसके लिए बेहतरीन कि पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखें। जितना ज्यादा पानी का इंटेक रखेंगे, हाँ कम से कम दिन में 12 गिलास तो पीने ही है, उतना चूंकि हाँ। अंदर से आपकी बॉडी साफ होगी, आपका खून दौरान खून आपका तेजी के साथ आपकी बॉडी में गर्दिश करेगा और हल्का रहेगा, हाँ जमेगा नहीं। उससे जी भी चेहरा फ्रेश होता है, और बज़ाहिर चेहरे को फ्रेश करने के लिए तो अंदरूनी तौर से है। हाँ आधा दूध आधे पानी का इस्तेमाल, जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं, वो जरूर करें। आप और कितने भी गोरे हैं और जो गोरे नहीं है, गोरा होना चाहते हैं, वो भी यही करें कि हाँ आधा दूध में पानी का इस्तेमाल हाँ। लाजमी तौर पे करें दिन के अंदर। कम से कम 1 से 2 बार तो लाजमी तौर से कर लें कि इतना सा दूध लें और पूरा ग्लास पानी का भर लें, इसको पी लें। एक कच्ची लस्सी का इसको हम नाम देंगे। हाँ और उसके साथ ही जनाबे वाला, मैं अब आ गया हमारा चेहरा, के चेहरे को हम किस तरह फ्रेश, आपने देखा जी, होगा कि चेहरे के आजकल ऊपर ग्लो ग्लो कैसे आए, स्किन जो है ना जी वो खूबसूरत कैसे हो, उसकी रंगत कैसे निखरे। देखिए, अब पुराने जमाने की एक मिसाल है कि खाए के गाल और नहाए के बाल, छुपाए नहीं चुपके। ये एक मिसाल है, और इस मिसाल को हम इस तरह रिफाइन करेंगे, इस तरह आपके सामने बताते हैं कि इसकी मिसाल क्या है कि अपनी ग़िज़ा को आप बेहतर से बेहतरीन हाँ बनाएं। जब आपकी ग़िज़ा अंदरूनी तौर से अच्छी होगी तो आपके चेहरे पर नजर आएगा। उसमें क्या है कि मोतदिल ग़िज़ा लें, पेट भर के खाना खाएं, सादी ग़िज़ा लें। बहुत ज्यादा घी और हर चीज की ज्यादती जिस्म जान के लिए बुरी है। सादा ग़िज़ा खाएं आप। और जनाबे वाला, इसके साथ साथ लगाने के लिए मैं आपको बताऊं कि वो तमाम बच्चियां आजकल जो यंग एज में भी बहुत उनकी स्किन लटक जाती है, हाँ लूज हो जाती है, पोर्स खुल जाते हैं, सैगी हो जाती है। और जवान बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा अपने आप को डाइट कॉन्शियस हो गई है, इस जवानी की उम्र में डाइट कॉन्शियस मत होइए। देखिए, अगर वजन बढ़ रहा है तो आप अपनी वॉक पर तवज्जो दीजिए, अपनी एक्सरसाइज पर तवज्जो दीजिए। हाँ और खाने में जो आप इतने जंक फूड्स ले रही हैं, बैठे बैठे आप खा रहे हैं, हाँ तो उससे आपकी में इजाफा हो रहा है। आप फजूलियात को छोड़ दीजिए। दिन में 3 टाइम जो अल्लाह ने टाइम बनाया, उस टाइम में आप पेट भर के अल्लाह के फजल से खाइए। बाकी आप अपने आप में अनथक काम कीजिए, काम बहुत ज्यादा करें। जो लोग काम नहीं करते जी जी और बैठे बैठे खाते रहते हाँ हैं, कि ये जो ईटिंग हैबिट है, ये बहुत बुरी है। सही इसके साथ ही जब आप चेहरे के लिए मैं बताती हूँ हाँ कि माश की सफेद दाल सबने सुनी होगी। आप तकरीबन 1 पाव माश की सफेद दाल का पाउडर, आजकल तो बाजार में इतनी आसानी की सब साया भी मिलता है, हाँ पाउडर ले लीजिए। और आप तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए 1 टीस्पून भर के माश का पिसा हुआ पाउडर, या आप खुद अगर दाल को भिगो कर पीसे तो रख लीजिए, वो बहुत जी ज्यादा यानी कहना चाहिए लेस वाली हो जाती है। अगर पाउडर ले रहे या सूखी दाल पीसते तो ज्यादा बेहतर है। 1 टीस्पून ले और दूध के साथ उसको 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए इस दाल को। जी इतना सा फूल के आटा हो जाएगा। जी उसके जी अंदर 1 पिंच बेकिंग पाउडर रख दीजिए, ठीक है, सिर्फ 1 पिंच बेकिंग पाउडर और जी जी और 1 पिंच हल्दी, ठीक टर्मरिक जिसे कहते हैं, जी किसी जी भी हल्दी डालकर, और इसका बहुत ही फाइन सा आप पेस्ट बनाएं। और थोड़ा सा इसमें गोरा करने के लिए दही डाल लीजिए या पाउडर मिल जाए, अच्छा ताकि ये पतला पतला ज्यादा ना हो जाए। जी 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 इसको आपने पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाकर हल्के हल्के क्रीम की तरह अपने चेहरे पर मसाज करें। मसाज करने के बाद इसका बहुत अच्छा सा मास्क लगाकर 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें।
जी और याद रखिए कि मास्क लगाने का तरीका ये है कि कुछ लोग मास्क लगाकर भूल जाते हैं, जब तक नहीं सूखेगा हम इसको वॉश नहीं जी करेंगे। जी नहीं जी जी। जनाब, सिर्फ इस जगह से आप देखिए, यहाँ से ड्राई होना शुरू हुआ, इट मीन्स ये आपका इसका टाइम पूरा हो गया, इसने आपकी स्किन पर वो काम कर दिया, वो जादू कर दिया जो इसे करना चाहिए था। जी। बस उसके बाद आप दोबारा से अपने हाथ को गीला करके नर्म हाथों से मसाज करके और सादे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। आप यकीन करें सबा के जी इतने ऐसे अमेजिंग रिजल्ट हैं जो लोग पार्लर सही, नहीं जाना दैट्स चाहते। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को चाहिए ये ज़रूर अपनी स्किन पे अप्लाई करके देखें और रानी आपा जो बताती हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर ज़रूर हमें बताएं कि जो आपको फ़र्क है वो कितना पड़ा, रिजल्ट जो है वो क्या रहा। बहुत शुक्रिया रानी आपा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। चलिए जी, शो में हम वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक और पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, बस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जिसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि भाई किसी के ऊपर कुछ असर हो गया, किसी के ऊपर कुछ साया हो गया, लेकिन ये पता कैसे चलेगा। और बहुत सारे लोग जब नया घर लेते हैं तो उस हवाले से भी बात कर रहे होते हैं कि भाई किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा दिया या फिर किसी को नज़र लग गई, नज़रें बद है। इन सारी बातों को जो है वो जवाबात के लिए आज हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी ने जो है वो हमें ज्वाइन किया है और ये हैं ख्वाजा मोहम्मद इरशाद फ़खरी साहब, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मदाज खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि किसी पर कोई जादू है, किसी पर कोई असरात हैं, किसी पर जन्नात हैं? क्योंकि लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, तो हमने सोचा कि आज आपसे पूछा जाए कि इसका पता कैसे चलता है। माशाल्लाह हर बार की तरह इस बार भी आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है और सवाल तो माशाल्लाह आजकल ये वैसे भी बहुत सवाल पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं, हमें समझना ये है कि कोई भी बंदा जो इंसान है उसको किसी भी चीज़ को समझने के लिए कोई ना कोई डायामीटर उसका तय करना है, तभी वो समझ पाएगा, समझा पाएगा। इसकी पहली मिसाल आप ले लें कि एक शख्स ने, मैंने किसी मरीज़ को देखा तो पहले तो मेरी नज़र ने बताया कि इसका चेहरा ऐसा फीका पड़ा हुआ है, नज़र डायग्नोज कर रही है इसको मर्ज़ क्या है। उस मर्ज़ को डायग्नोज करने के बाद उसके सेंसेस ने बताया कि नहीं भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मिसाल ले लें, असरात भी हो सकते हैं, ये झूठ भी बोल सकता है, ये जादू भी हो सकता है, ये जो है ना नफसियातीपन भी हो सकता है। अब ये चार मर्ज़ हैं, मुख्तलिफ इनका इलाज है। एक का दवा से इलाज होगा, एक का दुआ से इलाज होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये दुआ वाला इलाज है या दवा वाला इलाज है, या दोनों ही चलेंगे, या खाली ये बंदा माँ बाप को तंग कर रहा है या आमलीन को तंग कर रहा है, या कोई बात के इस वजह से शादी कहीं करना चाहता है तो इसकी वजह से माँ बाप बहन भाइयों को तंग कर रहा है कि भाई मुझे असरात हो गए या असरात। तो अब ये सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसको हमारी आंख ने बता दिया जी। उसके बाद आमिल के पास कुछ चीज़ें होती हैं देखने को, जब वो सवाल जवाब करता है, कलाम पढ़ता है, आया उसको गशी का दौरा तो नहीं पड़ गया, बेहोश तो नहीं हो गया। अगर वो बेहोश हो गया है तो अब वो यानी जेन्युइन भी बेहोश हो सकता है, असरात में भी बेहोश हो सकता है, और सिमिलर इसी तरह वो एक्टिंग भी कर सकता है। अच्छा। जैसे आपने आजकल वो क्लिप वायरल है बहुत ज़्यादा, तो आपने देखा होगा लोग एक्टिंग करके बता रहे होते हैं कि जी हम पे असरात है। तो अब ये दो बातें हो गई, इसकी आंख ने, इसमें आमिल का कसूर नहीं है, उसको जितने तजर्बात थे, एक आंख से उसने देखा, दूसरा उसने जब पढ़ाई की तो बंदा ज़ाहिरी तौर पर माफ़ कीजिएगा, ज़ाहिरी तौर पर उसने अलामात देखी कि उसमें ऐसी अलामात है कि वो पागलपन के दौरे या पागलपन की हरकतें कर रहा है, या एक बंदे से ज़्यादा अनकंट्रोल हो रहा है, यानी एक बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसमें ताकत इतनी आ गई है। तो ये निशानी असरात की भी है, नफसियातीपन की भी है, और जादू की भी ये अलामत। अब आगे कदम बढ़ेंगे कि भाई ये तो देख लिया हमने, नज़र से भी देख लिया और ये हरकतें भी ऐसी कर रहा है, अब कैसे पता चलेगा कि बंदा फेक है या जेन्युइन बंदा है। तो फिर पढ़ाई जब आप करते हैं तो उसको पता चल गया कि भाई ये बंदा फेक है। जिसमें असरात होंगे तो वो नॉर्मल एक्ट नहीं करेगा, और जिसमें असरात नहीं होंगे तो वो नॉर्मल एक्ट करेगा। अब आज वो बंदा जो ड्रामेबाजी कर रहा है और जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है, तो जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि वो असरात वाला नहीं है, उसको एक तरफ कर दे। अब वो ड्रामेबाजी एक और जेन्युइन जो असरात वाला केस है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो हम क्या करते हैं, उसको तकलीफ देकर एहसास करते हैं जी। ठीक है, बहुत अच्छे आमिलीन वो होते हैं जिनकी नज़र बता रही होती है
कि भाई इनके अंदर असरात हैं, जैसे मोबाइल मुझे नज़र आ रहा है, मेरे पास मोबाइल है, जी जी इसी तरह असरात नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन इसकी सेकंड दर्जे की कैटेगरी ये है, आमिलीन को नज़र नहीं आ रहे होते। अच्छा। और हर आँख से हर चीज़ को नहीं देखा जा सकता। सही। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, हमारे पास है, हमारे हाथ पे लगे हुए, लेकिन हम नहीं दे सकते। उसके लिए खाद किस्म का कोई इक्विपमेंट चाहिए जिससे वो नज़र आएंगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त, बहुत सारी चीज़ें जिससे बहुत आम आँख से जो चीज़ नज़र नहीं आ सकती उससे देखी जा सकती है। सही। तो इसी तरह जो आम आँख से असरात नज़र नहीं आते वो अच्छे आमिलीन को, अच्छे अल्लाह के वलियों को नज़र आते हैं। और उनमें दूसरी कैटेगरी है जो बने हुए हैं या कम आमिल है, उतने उस लेवल पे नहीं है, सही। तो अपने तजर्बे की बेस पर कहते हैं तो असरात हो गए। सही। जबकि ऐसा कुछ भी पता नहीं कैसे होता। चलेगा ख्वाजा जी, साहब? पहली नजर ने बताया, दूसरी उनके हरकत ने बताया, तीसरा जब उन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़ा हाँ। तो उनके अंदर जो तब्दीली रोनुमा हुई हाँ। वो उसने बताया कि इसके अंदर असरात है। चौथी और आखिरी चीज, वो जो अच्छे आमिलीन है उनको आंखों से नजर आता है। हर बंदे को ये दर्जा नहीं, हर बंदे का ये दर्जा नहीं है कि वो आंखों से देख पाए। सही। अच्छा, अब आपने बताया कि ये स्टेप्स हैं और इसके बाइस जो है वो पता चलेगा कि इस शख्स पर ये असरात हो गए हैं। जी। इलाज क्या है, लोग किस तरह इलाज करें और सही लोगों से कैसे मिलें? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है ख्वाजा साहब कि ये जहनी बीमारियां भी होती हैं, नफसियाती बीमारियां भी होती हैं, और वो भी लोग फिर मिस कैलकुलेट कर जाते हैं और कहते हैं जी असरात है, इस वजह से जो शख्स सफ़र कर रहा होता है, जिसको बीमारी होती है, वो ना रूहानी इलाज करवा पा रहा होता है, ना वो फिर अपना कोई मेडिकली ट्रीटमेंट करवा पा रहा होता है। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। हवाले से बताएं कि एक तो सही जज कर लेना, सही जान लेना कि किसी शख्स का मसला क्या है, और उसके बाद फिर जब रूहानी तौर पर रूहानी इलाज के लिए अगर तो उस पर असरात हैं या अगर वाकई उसको कुछ इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं जिसका इलाज रूहानी भी है, तो फिर वो रूहानी तौर पर किन लोगों के पास जाए और जो सही लोग होते हैं वो क्या तरीका इलाज है उनका? देखिए, मैंने बहुत अच्छा इसके लिए ना बहुत अच्छा फार्मूला रखा है। पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि बंदा जेन्युइन मरीज है। सही। ठीक है, अब असरात के वो लोग जो ड्रामेबाज हैं उनको निकाल दिया हमने, जो झूठ बोल रहे हैं उनको निकाल दिया। अब जेन्युइन मरीज की बात कर रहे हैं। सही। वो सबसे पहले कुछ आयात बय्यिनात सुने, अल्लाह का कलाम सुने, सूरह आले इमरान सुन ले। अच्छा। जैसे सूरह आले इमरान सुनेगा तो उससे तब्दीली रोनुमा होगी। जैसे वो अपने सेंसेस खोता हुआ नजर आएगा, उसको लगेगा कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, उसे लगेगा कि मेरे अंदर जनूनियत आ रही है, हाँ। उसे लगेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा सही। है, उसे लग रहा है कि मैं नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा कुछ और परफॉर्म करने जा रहा हूँ। हाँ। तो इसका मतलब तय हो गया कि इसके अंदर या तो जादू है, या तो जादू के जरिए भेजेगा असरात हैं, या उसके अंदर कोई जिन्नात आ गए। सही। ये दोनों चीज़ें डिसाइड हो गई हैं। हाँ। अब वो जब सूरह आले इमरान पढ़ेगा 41 बार पढ़ ले। अच्छा। एक दिन में एक बार पढ़ ले, इसी तरह 41 दिन रोज सुनता रहे। पढ़ नहीं सकना, सुन ले। सही। जैसे ही सुनेगा अल्लाह पाक उसकी तमाम बीमारी को काफूर कर देगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। सही। मतलब इससे बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। अगर एक दिन में 3 बार भी सुन सकता है। अच्छा। अगर वो चाह रहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो एक ही दिन में 3 बार सुन ले, 5 बार सुन ले, अगर 7 बहुत सारे बार लोग सुन होते ले। हैं ना, वो नहीं ज्यादा ये चीजें इस तरह से नहीं कर पाते, तो उनके लिए और कुछ है कि जैसे जी। वो? अब इसका सेकंड ऑप्शन ये कि हाँ। पहले उसने देख लिया कि मेरे अंदर तब्दीली रोनुमा हुई। सही। अब वो तलाश कर ले करीब के किसी भी बंदे को, सही। जिसको कम से कम इतना पता हो कि ये असरात का मरीज है या जिन्नात का मरीज है। सही। अगर वो जिन्नात का मरीज होगा तो सूरह बकरा लगा दे, अच्छा। और अगर वो असरात का मरीज है, सूरह बकरा लगा दे। सही। अगर वो जादू टोने का मरीज है तो सूरह आले इमरान सुना दे इसको। अच्छा। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह पाक उसको बहुत जल्द फायदा अता फरमाएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह, फायदा बहुत होगा। जल्द अच्छा, फायदा। ये बताएं कि अब ये तो हो गया कि जिनके ऊपर जिन्नात हो या असरात हो उनका तरीका इलाज ये है, ये क्यों होता है और लोगों को इससे कैसे महफूज रहना चाहिए? ये हालात पैदा ही ना हो, किसी पे असरात हो ही ना, किसी पे जिन्नात हो ही ना, तो उससे बचने के लिए क्या दुआएं हैं, क्या जो है ना वो आप बताएंगे लोगों को कि उनको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे रहना चाहिए? देखिए, बहुत आसान, बहुत आसान। हम अल्लाह पाक के 3 इसमें पाक, या हफीज़ु, या हाफिज़ु, या रकीबु, ये 3 इसमें पाक अपने ऊपर 7-7 बार पढ़ के जी 7-7 बार पढ़ के दम कर ले, अल्लाह पाक शफा देगा। आयतुल कुर्सी 7 बार, हाँ। जहाँ वाला याऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम आता है, ये यहाँ से इतना सा हिस्सा 7 बार पढ़ के आयतुल कुर्सी अपने ऊपर दम कर ले। हाँ। चारों कुल पढ़ के हाथों पे ऐसे दम कर ले, पूरे जिस्म पे ऐसे फेर ले। अल्लाह पाक अपने करम खास के सदके, अल्लाह के कलाम के सदके इंशाअल्लाह शफाए कामिला अता होगी सही। इंशाअल्लाह ताला शिफा देगा। अच्छा ख्वाजा साहब, इस हवाले से बहुत दफ़ा मैंने आपसे बात भी की है कि भाई जिन घरों में जिन्नात होते हैं या कुछ लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, नए घर होते हैं या पुराने घर होते हैं, वो वहाँ पर शिफ्ट होते हैं, फिर जिन्नात होते हैं, फिर वो वहाँ से नहीं निकल पाते, बहुत सारी उनकी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारे उनके इस तरह के हालात होते हैं कि वो घर नहीं छोड़ पाते,
तो अब अगर कोई किसी ऐसे घर में शिफ्ट हो गया है जहाँ पर असरात हैं, जिन्नात हैं, जादू टोना, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ से घर नहीं छोड़ पा रहे, तो उसका फिर क्या इलाज हो, घर में क्या किया जाए, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल इससे मुतसिल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये आजकल हर घर का मसला भी है। आप देखिए सूरह आले इमरान मैंने पढ़ने का बताया, अगर असरात हो गए तो 7 बार मोबाइल में डाउनलोड करके उसे चला दें। अच्छा, अगर पढ़ सके तो बेहतरीन है। वही पानी को लें और घर में छट्टे लगाएं, ठीक है, पानी घर में छिड़क लें तो उससे भी फ़ौरन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा हो। इसी तरह लुबान ले लें, लुबान पे यही सूरह आले इमरान पढ़ कर दम करके उसे घर में धूनी कर दें। इसी तरह जी एक दफ़ा 3 दफ़ा 5 दफ़ा 7 दफ़ा, सही। इसी तरह 41 दफ़ा, जितना आप ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही। इसी तरह आप अगरबत्ती ले लें, उस पर पढ़ के दम कर दें और घर में लगा दें, तो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा होगा। जैसे मैंने सूरह आले इमरान की आज का हमारे टॉपिक में भी शामिल थी, तो सूरह आले इमरान के इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद। बिल्कुल आप बताइए। जी आप ये ना समझें कि सिर्फ असरात में ही फ़ायदा। एक बंदा कहता है मेरा रोजगार नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूं? तो 100% एक बार सूरह आले इमरान पढ़ ले 7 दिन तक, 8वें दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन पढ़नी कब है? जी पढ़नी जोहर की नमाज के बाद, जहां फर्ज अदा किए वहीं बैठ जाए। रोजगार के लिए, जॉब के लिए सूरह आले इमरान जोहर के बाद जी जहां फर्ज एक दफा पढ़ ले, इंशाअल्लाह 7वें या 8वें दिन इंशाअल्लाह बुलावा आ जाएगा। इसी तरह आपको अक्सर लोगों को फिक्र होती है मेरी कब्र का क्या होगा, मेरा हशर का क्या होगा, मेरी कब्र में क्या होगा, मैंने गुनाह किए बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं इस हवाले से कि हमसे बहुत ज़िंदगी में गलतियाँ सरजद हो गई हैं, तो हमें पता नहीं माफ़ी मिलेगी। सूरह आले इमरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह ये जो खौफ कब्र है ये भी जाता रहेगा, और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इस कलाम पाक के सदके इंशाअल्लाह बख्शिश का और मग़फ़िरत का ज़रिया भी बना देगा। इसी तरह कोई शख्स गायब हो जाए, गुम जाए, हम परेशान हैं वो गुम गया, कहाँ गया, हम उसे तलाश कर रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहा, तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? सूरह आले इमरान पढ़िए, और जैसे ही पढ़ेंगे फ़ौरन वो गायब 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी इत्तला आ जाएगी कि वो फलां जगह पर है, फलां मकाम पर है, या उसके वो खुद फ़ोन कर लेगा। पहली ऑप्शन तो ये है कि वो खुद फोन करेगा, नहीं तो कोई और बंदा उसका इत्तला दे देगा, फला बंदा है जिंदा हालत में या मुर्दा हालत में, फला जगह है, वो मिल जाएगा। सही है, यानी कि कोई गुमशुदा हो जाए तो उसके लिए भी पढ़ी जा सकती है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमके लिए वक्त निकाला, और बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपना रहम करम हम पर बनाए रखे और तमाम आफत और मुसीबतों से दूर रखे। तो अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर देखते रहिए सिटी एट 10।